September, current date, PHP advance, callback, and callback function. Okay, so callback function, often referred to as just callback, is a function which is passed as an argument into another function. Any existing function can be used as a callback function. To use a function as a callback function, pass a string containing the name of the function as the argument of another function. So, like pass a callback to PHP array underscore map functions to calculate the length of every string in an array. सो जैसे हम लोग यहाँ पर एक लेंथ निकाल रहे हैं कि कितना लेंथ हमारे पास है, तो इसके लिए हमने क्या लॉजिक लगाया हुआ नीचे, हमने एक फंक्शन बनाया माई कॉल बैक, और हमने यहाँ से डिफाइन किया एक पैरामीटर आइटम, और हमने यहाँ से बोला रिटर्न करो स्ट्रिंग लेंथ जो भी आइटम की लेंथ है। हमने दो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग्स के नाम से, और उसके अंदर एरे में हमने एप्पल बनाना चेरी को स्टोर किया, और एक वेरिएबल बनाया हमने लेंथ, और उसके अंदर एरे अंडरस्कोर मैप में हमने क्या लिखा माई कॉल बैक और अपना स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको इसकी लेंथ बताएगा जो कि आपको यहाँ पर जाके डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 0 पर 5 की लेंथ है, 1 पर 6 की लेंथ है, 2 पर 6 की लेंथ है। चेक करते हैं, BANANA 6 CHERRY 6 एंड 1 2 3 4 5, तो सेम आ रहा है रिजल्ट यहाँ पर। So starting with version 7, PHP can pass anonymous function as callback function. Example, use an anonymous function as a callback for PHP array underscore map function. So हम लोग यहाँ पर देखेंगे anonymous का एक example. So यहाँ पर हमने define किया गया एक string variable, ठीक है, और यहाँ पर लोग लिख रहे हैं apple, banana, cherry, coconut, और length में हम लोग जाकर define कर रहे हैं अपना array map में function. यहाँ पर लिखा item parameter, और रिटर्न हमने यहाँ से किया स्ट्रिंग लेंथ आइटम, और हमने स्ट्रिंग्स को इसमें पास किया। तो जब आप यहाँ से इसको इस तरह से रन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 5 6 एंड थर्ड पर 7 की लेंथ हमें यहाँ पर रिटर्न आ रही है इसके अंदर। सो कॉलबैक इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. So user defined function and methods can also take callback as argument. To use callback function inside a user defined function or method, call it by adding parentheses to the variable as pass argument as with normal function. So example, run a callback from a user defined function. तो हमने यहाँ पर क्या करा, इधर जाके आप देखें हमने एक फंक्शन बनाया है एक्सक्लेमेशन का, और हमने लिखा है इसको एक पैरामीटर स्ट्रिंग, क्या बोला हमने, रिटर्न करो स्ट्रिंग की वैल्यू को और उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगा दो। हमने दूसरा है आस्क, अगेन हमने स्ट्रिंग पैरामीटर डिफाइन किया, और हमने क्या बोला, आस्किंग की जब बात आएगी यानी क्वेश्चन की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा फंक्शन प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट, ठीक है। हमने यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन की है अपनी पैरामीटर्स में, हम यहाँ लिख रहे हैं एको फॉर्मेट, और उसके अंदर हमने पास किया है स्ट्रिंग को, और हमने यहाँ पर लगाया BR। हमने यहाँ पर बोला प्रिंट फॉर्मेटेड हेलो वर्ल्ड, हमने यहाँ पे लिखा एक्सक्लेमेशन, तो ये एक्सक्लेमेशन प्रिंट करेगा। हमने लिखा हाउ आर यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रिंट आपको मिलेगा। आउटपुट जाके देखिए क्या रिटर्न आ रहा है हमें, है ना। तो हेलो में इस तरह से आपको मिलेगा, अच्छा, और हाउ आर यू में आपको इस तरह से दिखाई देगी चीज़ें। गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास PHP के अंदर जेसन। जेसन किस तरह से काम करता है इसको समझिए। So JSON stands for JavaScript Object Notation and is a syntax for storing and exchanging data. So since the JSON format is a text-based format, it can easily be sent to and from a server and used as a data format by any programming language. So अब जैसे फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जेसन पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि API में जो डेटा आता है वो आपका जेसन में ही रहता है हमेशा ना। सो PHP हैज़ सम बिल्ट इन फंक्शन टू हैंडल जेसन। फर्स्ट वी विल लुक फॉलोइंग टू फंक्शंस, वन इज जेसन एनकोड एंड सेकंड इज जेसन डिकोड, ठीक है। तो हम अपने खुद के डेटा को जेसन में एनकोड कर सकते हैं यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्टेड जेसन डेटा को डिकोड कर सकते हैं यहाँ पर। सो एनकोडिंग को समझते हैं सबसे पहले। PHP JSON underscore encode function is used to encode a value to JSON format. So example, this
एग्जाम्पल शोज हाउ टू एनकोड एन एसोसिएटिव एरे इनटू ए जेसन फॉर्मेट। तो देखो जेसन में क्या होता है कि हमेशा एक की होती है और की के अगेंस्ट एक वैल्यू होती है। की लाइक आईडी 1 हो सकता है, फर्स्ट नेम लाइक अभिषेक, लास्ट नेम इससे आगे, लोकेशन जो भी वहाँ पर हमने सेट किया। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव एरे हो गया। तो एसोसिएटिव एरे जब भी आप डिफाइन करो तो नेम इक्वल टू ग्रेटर देन और डबल कोट में हम लोग वैल्यू लिख के आते हैं, है ना। तो अब देखो ये जो डेटा मुझे जेसन फॉर्मेट में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लिखा कैसे गया था एक्चुअल में। तो अगर आप जेसन फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर, तो देखो हमने यहाँ पर क्या बनाया था एक्चुअल में, एक एज के नाम से एरे जिसमें पीटर की एज है 35, बेन की एज है 37, जॉय की एज है 43। ये होता है एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, इसको एज को जेसन में एनकोड करो, तो उसने बिल्कुल वैसे ही बना दिया जैसा जनरली हम लोग एपीआई के अंदर देखते हैं, कॉमा लगा के तीनों को स्टोर कर दिया इसके अंदर। अब इसी डेटा को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके डिकोड करने का ट्राई करूँ तो ये डिकोड हो जाएगा। तो डिकोड कैसे हो रहा है, दिस एग्जाम्पल शोज हाउ टू एनकोड एन इंडेक्स एरे इनटू ए जेसन एरे। तो देखो आपका यहाँ पर 3 वैल्यू अवेलेबल है, वॉल्वो, BMW, होंडा, और हम लोग इसको एनकोड कर रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। अब बात करते हैं डिकोड की। The JSON underscore decode function is used to decode a JSON object into a PHP object or an associative array. This example decodes JSON data into a PHP object. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने ब्राउज़र से डेटा को कॉपी किया और सिंगल कोट में लाके हमने अपने JSON डेटा के स्ट्रक्चर को प्लेस कर दिया। अब हमने क्या बोला, वेरिएबल अंडरस्कोर डम JSON अंडरस्कोर डिकोड एज वाले वेरिएबल को डिकोड करो। तो इसने क्या बना दिया, इसका देखो एक एरे की तरह से निकाल के लेके आया ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड क्लास, यानी कि 3 की लेंथ है, पीटर उसके अंदर यहाँ पर क्या है, एज उसकी इंटीजर फॉर्म में 35 है, बेन की एज जो है इंटीजर फॉर्म में 37 है, जॉय की एज क्या है इंटीजर में 43 है। तो द जेसन डिकोड फंक्शन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट, आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा। द जेसन अंडरस्कोर डिकोड फंक्शन हैज अ सेकंड पैरामीटर एंड व्हेन सेट टू ट्रू जेसन ऑब्जेक्ट आर डिकोडेड इनटू एसोसिएटिव एरे। तो देखो एसोसिएटिव एरे में आपका डेटा निकल के हमारा यहाँ पर अवेलेबल हो गया। एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल डिकोड जेसन डेटा इनटू PHP एसोसिएटिव डेटा। तो इसको भी जरा आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा हुआ है इस तरह से, और लोकेशन हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, सॉक एक्सटेंशन जैसे कि इस तरह। तो जब आप इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो ये देखो आपका फॉल्स लिखने पर मेरा यहाँ पर डेटा इधर आपको डिस्प्ले हो रहा है उसमें। तो ये ऑप्शनल है, मतलब आपकी चॉइस है, लिखना चाहते हैं आगे, नहीं लिखना चाहते हैं, अदरवाइज ये तरह से भी काम करेगा आपका। अब बात करते हैं एक्सेसिंग दी डिकोडेड वैल्यू, कि भाई मैंने जो डेटा डिकोड किया उसको मुझे एक्सेस तो करना होगा, तो दिखाने के लिए हो गया कि डेटा क्या है जो हम लोग प्रिंट चलाते हैं। तो इसको रेंडर कैसे कराओगे, हेयर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू एक्सेस द डिकोडेड वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम एन एसोसिएटिव एरे। So this example shows how to access the value from a PHP object. तो जो हमने यहाँ पर डेटा ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस तरह से फ्रंट एंड में कैसे दिखाएंगे, हमने जाके इसको यहाँ पर लिखा, हमने लिखा ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर डेटा को डिकोड किया, फिर हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट की लगा के पीटर को निकाला, वेन को निकाला, जॉय को निकाला, लोकेशन निकाला, और डेटा हमारा यहाँ पर इस तरह से रीडेबल फॉर्मेट में आ गया। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड यूज़र को नहीं देंगे हम लोग, है ना। इसी तरह से अब ये डेटा मान लो बहुत सारा हुआ तो 4 तो है, चलो तुमने 4 बार पोजीशन करके डेटा को की लगा के, बहुत ज़्यादा होगा तो क्या करोगे, लूप लगाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या लिखा, PHP लूपिंग थ्रू द वैल्यूज, यू कैन ऑल्सो लूप थ्रू द वैल्यू विद अ फॉर ईच लूप। दिस एग्जाम्पल शोज हाउ टू लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ अ PHP ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जाम्पल हमने क्या किया, अगेन सेम प्रोसेस यहाँ तक का रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमने लिखा फॉर ईच, हमने लिखा ऑब्जेक्ट एज अ की और वैल्यू, जो मैंने की और वी से समझाया था आपको, की स्टैंड फॉर की, वी स्टैंड फॉर वैल्यू। तो यहाँ पर हमने पूरा इस तरह से लिखा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा एको डॉलर की डॉट, हमने यहाँ पर बीच में इसको प्रिंट करा दिया और वैल्यू के लिए, और यहाँ से हमने वैल्यू को प्रिंट कराया। तो जितना आपका डेटा बढ़ता जाएगा नीचे ऑटोमेटिकली पीटर, बेन, जॉय, कल को मैं जाके यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए भाई अमित, तो यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो अमित का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप जैसे रिलोड करेंगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी लेंथ पे काम करेगा। तो यहाँ पर हमने BR का यूज़ करा है। अगर हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखो ऊपर क्या लिखा है, /n बोले तो न्यू लाइन। तो जब हम लोग रिलोड करेंगे तो ये आपको देखो ऐसे दिखाई देगा,
इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक वैल्यू को करा है। अगर आप चाहोगे भी सारी चीज़ों के ऊपर ये काम करें तो आपको बी आर के साथ जाना है, ताकि डोम के ऊपर ये डेटा ढंग से दिखाई दे आपको। इसको कमेंट, इसको एक्टिव, इस तरह से। तो ये है आपका जेसन के अंदर डिकोडिंग और एनकोडिंग। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस की फाइल को यहाँ से ओपन कीजिए। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? एन एक्सेप्शन इज एन object that describe an error or unexpected behavior of a PHP script. Exceptions are thrown by many PHP functions and classes. User-defined function and classes can also throw exception. So exceptions are a good way to stop a function when it comes across data that it cannot use. So throwing an exception, हम लोग कैसे थ्रो करेंगे एक्सेप्शन को? The throw statement allow a user defined function or method to throw an exception. When an exception is thrown, the code following it will not be executed. If an exception is not caught, a fatal error will occur with an uncaught exception message. Let's try to throw an exception without catching it. So हमने यहाँ पर लिखा है जैसे कि 4 divided by 2 तो इक्वल्स टू क्या आएगा 2, जो कि इक्वली हमारा डिवाइड हो रहा है ना। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन विद अ डिवीजन बाय जीरो कंडीशन। द रिजल्ट विल लुक लाइक दिस। तो चलो जरा कुछ बदल के आते हैं, तभी ये हमें अपना चमत्कार दिखाएगा इसके अंदर। चलो अभी तो सही है, तो सही चल रहा है ना, तो गलत कर देते हैं इसको। हमने लिखा 4 को 3 से कर लेते हैं, है ना। अभी ज़रा यहाँ जाके चलाओ इसको, तो यहाँ पर ये आ गया। अब मैंने इसको लिखा भाई 9 से करो, तो ये 9 पर आ रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 कर दूँ। अब कहता भैया एरर है ना। तो क्या लिखा है, फैटल एरर, है ना। फैटल एरर आया इसके अंदर। तो चलो इसको ज़रा समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़, हमने एक फंक्शन बनाया विच इज़ डिवाइड 1। डिवाइड 1 एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर है, वन इज x एंड अदर इज y। हमने लिखा इफ y की वैल्यू 0 है तो यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, डिवीजन बाय 0 एरर। एल्स यहाँ से क्या होगा, आपका x y से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 0 होगा तो एरर आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आएगा। तो चलो यहाँ पर लिखा एको करो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स, जो भी आपका डेटा होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा इसमें। तो फिलहाल अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, एरर, है ना, नहीं प्रिंट हुआ ना। चलो तो ये हो गया हमारा। इसको चलो हम लोग सही करके रख देते हैं, क्योंकि 2, तो देखो ये एरर जो है इसको हम लोग थोड़ा सा ज़रा सही तरीके से दिखाते हैं कि क्या आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे ट्राई कैच स्टेटमेंट। तो क्या है, टू अवॉइड द एरर फ्रॉम द एग्जांपल अबव वी कैन यूज द ट्राई कैच स्टेटमेंट टू कैच एक्सेप्शन एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। तो देखो जब एरर आता है तो फैटल एरर के बाद में जितना भी नीचे होगा सब बंद हो जाएगा। फैटल एरर के बाद में कोई भी चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं होती है। नहीं आ रहा था ना, उसके बाद कोई आउटपुट रुक गया था वहीं पर ही उसके बाद में। तो हमने यहाँ पर एक बनाया शो अ मैसेज व्हेन एक्सेप्शन इज थ्रोन। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, अनेबल टू डिवाइड। वो इतना बड़ा तो खतरनाक सा एरर आ रहा है लिखा, उसको यूजर्स को तो समझ ही नहीं आएगा ना। तुम्हें पता है वो दिक्कत क्या है, एंड यूजर को तो नहीं पता ना। उसको बोलो कि जो वैल्यू तुमने डाली वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो चलो ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है इसके लिए। सो यहाँ पर जो हमारा 2 वाला पार्ट है हम उस पर आते हैं और इसको करेंगे हम लोग अनकमेंट इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखना, क्योंकि मैंने पहले आपको एरर 0 ऊपर करके दिखा दिया था, लेकिन मैं दोबारा से एरर को ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका देखो डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है। अब आप यहाँ देखना एरर आया, क्या हुआ, नीचे का सब रेंडरिंग बंद हो गई। फैटल एरर जब भी आएगा ध्यान रखना, रेंडरिंग आगे की रुक जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल होल्ड कर लेता हूँ। तो ट्राई कैच स्टेटमेंट में क्या किया हम लोगों ने, सब कुछ ऊपर जहाँ तक लिखा ये सब सेम है। उससे बाद में हमने क्या बोला है, इसके बाद में हमने बोला ट्राई और कैच करो। क्या बोला, एको डिवाइडेड बाय 3 जो हमारा फंक्शन है, अगर उसमें एक वैल्यू है 4 दूसरी वैल्यू 0, तो 0 से डिवाइड तो करेंगे नहीं हमने, क्योंकि ऊपर कंडीशन लगाई हुई है, एरर थ्रो होना चाहिए। तो क्या बोला हमने कैच के अंदर, एक्सेप्शन एक पैरामीटर बनाया $E।
हमने इसको जाके क्या बोला, यहाँ पर जो भी हमारा एक्सेप्शन है उसको यहाँ पर प्रिंट करो डेंजर मोड में कि अनेबल टू डिवाइड। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी आ रही थी एरर की, वो बंद हो जाएगी आपका और आगे का फर्दर आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एरर आया, हमने उसको पकड़ा, रिजॉल्व किया, आगे बढ़ गए कोड के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर एक और आता है ट्राई कैच के बाद में फाइनली ब्लॉक स्टेटमेंट। ये क्या काम करता है? द ट्राई कैच फाइनली स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू कैच एक्सेप्शंस। Code in the finally block will always run regardless of whether an exception was caught. If finally is present, the catch block is optional. So कैसे काम करता है? Show a message when an exception is thrown and then indicate that the process has ended. So हमने क्या बोला, यहाँ पर एक एरर आया और नीचे क्या लिखा गया, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ना, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शनल है, रिगार्डलेस है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, फाइनली, यानी कि अगर सही है तो भी प्रोसेस कंप्लीट आ जाए और अगर गलत है उसके बाद भी प्रोसेस कंप्लीट लिखा आ जाए। ऐसा समझो स्विच के अंदर डिफॉल्ट जो होता है अपना, वो चीज़ है। तो एक तरह का डिफॉल्ट है इसका ट्राई कैच के साथ। ही फाइनली स्टेटमेंट जो है वो डिफॉल्ट वाली होगी, सही होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। तो मैं यहाँ पर जरा वैल्यू लिख देता हूँ 2, अब तो सही हो जाएगा ना। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, अनेबल टू डिवाइड नहीं आएगा, रिजल्ट आया और उसके बाद क्या बोलता है, प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है। Next, exception object. The exception object contains information about the error or unexpected behavior that the function encounter. So क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर न्यू एक्सेप्शन में? मैसेज, कोड और प्रीवियस। मैसेज का काम क्या है? मैसेज ऑप्शनल है, a string describing why the exception was thrown. Code again optional है, an integer that can be used to easily distinguish this exception from other of the same type. Previous, this is also optional. If this exception was thrown in a catch block of another exception, it is recommended to pass that exception into this parameter. Method, when catching an exception, the following table shows some of the methods that can be used to get information about the exception. जैसे कि मैसेज गेट करो, क्या एरर आ रहा है, गेट मैसेज, ये क्या प्रीडिफाइंड है। रिटर्न अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग व्हाई द एक्सेप्शन वाज थ्रोन। दूसरा क्या है, गेट कोड, रिटर्न द एक्सेप्शन कोड। गेट प्रीवियस, if the exception was triggered by another one, this method returns the previous exception. If not, then it returns null. Get file returns the full path of the file in which the exception was thrown. And get line return the line number of the line of code in which through the exception. So output information about an exception was thrown. तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ गलती की, नीचे आके फिर से यहाँ आते हैं, हमने आके क्या बोला कि भाई 0 से हमने इसको डिवाइड किया, तो मैंने कैच करा और यहाँ से मैंने बोला कि जो मेरा वेरिएबल ई है एक्सेप्शन का, उसके अंदर से एक एक चीज़ को पकड़ के निकालो कि किस में कहाँ किधर गलती हुई। हमने बोला कोड बताओ, जैसे मुझे बताया यहाँ पर जाके कि कोड क्या है, 0, किस लाइन पर है, नंबर 199। तो ज़रा चेक करके देखो 199 पर ही हमारा दिक्कत आई थी, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर। इसके बाद क्या बोलता है, एक्सेप्शन थ्रोन इन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइल का नेम लिखा है गेट फाइल। तो यहाँ देखो गेट फाइल हमने डाल रखा होगा कहीं पर। तो क्या बता रहा है कि आपका जो फाइल है डी सर्वर htdocs 10/13/12 सितंबर 14 तारीख आज की डेट में ये फोल्डर है और ये फाइल का फोल्डर है और यह फाइल का नेम है, यहाँ गलती है। डिवीजन वाई 0 आपका एरर है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिख के डाला हुआ है थ्रोन में एक्सेप्शन। और इसके बाद प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ये तो हमने रिफाइन कर दिया। अगर मैं इसको रिफाइन ना करूँ तो एरर, अगर आप डिकोड करोगे ऊपर तो भी पढ़ पाओगे। समझाता हूँ कैसे। हमने यहाँ पे जाके क्या लिखा, 0। ये पूरी कहानी देखो यहाँ लिखी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। क्या लिखा रहा है, अनकॉट एक्सेप्शन क्या है, डिवीजन बाई 0 एरर, किस फाइल में है, ठीक है। ये पूरी फाइल आ गई इस तरह से। तो ये सब बता रहा है आपको, यहाँ पर सब आता है इसका। तो लेकिन ये क्या है, लाइन नंबर 40, ये सब एक साथ पैराग्राफ बन के आ जाता है तो क्लियरिटी नहीं होती हमें। हमने इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके अलग अलग तरीके से डिफाइन कर लिया चीज़ों को। तो अगर आप एरर को डील नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रोग्राम
आगे वर्क नहीं करेगा। अगर एरर को डील कर लोगे तो प्रोग्राम उस एरर के आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सेप्शन। और ये आपका पीएचपी कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में भी होता है ट्राई कैच। तो जो हम लोग कंसोल पे जाके देखते हैं ना एरर, वो आप फ्रंट एंड पे ही देख सकते हो। तो मतलब उसका एक लॉजिक लगा के हर फाइल में रख लो, और जो भी आप कोड करोगे एरर आएगा वो अपना बताते रहे कहाँ गलत जा रहा है आपका कोड खुद से। आपको हर बार कंसोल में जाके झांकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो ये थे आपके पीएचपी के एडवांस पार्ट। थोड़ा सा और आगे का पार्ट हम लोग गो थ्रू करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं। तो HT टॉक्स पहले थोड़ा सा और आधे घंटे पढ़ा दूँ फिर करते हैं बात। प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है मैं वीडियो दे देता हूँ। अच्छा याद दिला।